हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग, जैसा कि पिछले क्लास में जो पिछला हमारा लेक्चर था वो था एंशिएंट हिस्ट्री पर। मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, ठीक है, कि भाई इनके जनक हेरोडोटस थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अध्ययन के हिसाब से पूरे इतिहास को, पूरे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो था वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इतिहास का बीच वाला एरिया। तीसरा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास कह सकते हैं। तो एंशिएंट की जो जानकारी थी वो पिछले लेक्चर में हमने आपको बेहतरीन ढंग से दे दिया। अब हम आपको देने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चलेंगे, और उसके बाद एक एक कर करके एंशिएंट में लगभग में बहुत सारी क्लासेस होगी, लगभग 100 के क्लासेस के आसपास। फिर मिडाइवल में भी 100 क्लासेस और मॉडर्न में भी 100 क्लासेस। यानी ये जो हिस्ट्री है ये बहुत बड़ा एरिया है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और लगभग 250-300 क्लास करने के बाद अगर आप एक बेहतरीन ढंग से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक चीज, तो 250-300 क्लास तो कंफर्म करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। देखिए ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, पर मोटा मोटी माना जाए तो ये 712 ईस्वी से लेकर 1857 तक ये चला था। समझिए इस चीज को, 712 ईस्वी से पहले, ठीक है, 712 से पहले, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो हमने कहा 712 ईस्वी से पहले, पहले इसकी बात कर ले थोड़ी सी, और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ ले कि 712 से पहले क्या घटना घटित हुआ। तो याद रखिएगा कि 712 ईस्वी से पहले भारत पर किसी ने भी बाह्य मुस्लिम आक्रमण नहीं किया था। मतलब मुस्लिम का आक्रमण, बाह्य का मतलब देश से बाहर। 712 ईस्वी से पहले भारत पर कोई भी बाह्य मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। एक हुआ था 711 में, जिसका जिक्र आपके लूसेंट या कोई भी किताब में नहीं है, मैं उसके बारे में समझाता हूं। वर्ष 711 ईस्वी, ठीक है, अरब के एक राजा थे, ठीक है, अरब के राजा थे मंसूर हज्जाज, ठीक ना, क्या थे? अच्छा, आपने सुना होगा कि भारत को जो है वो बिल्कुल सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत प्राचीन काल में। और यहाँ एक संपदा, एक पूरा भरा सब गुण संपन्न देश था जी, ठीक है। इतनी संपत्ति थी यहाँ प्राचीन काल में, और अभी भी है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी हो गई है। तो समझिएगा इस चीज को कि भारत की संपदा को देखते हुए अरब के एक राजा थे मंसूर हज्जाज, नाम से लग रहा है कि मुस्लिम है, ठीक है। अरब के एक राजा था मंसूर हज्जाज। इसने सोचा कि क्यों नहीं भारत पर आक्रमण किया जाए और यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करनी। देखिए 711 से लेकर 1857 तक चलने की कोशिश करेंगे, जितना चल सके, ठीक है। तो 711 ईस्वी में अरब के एक राजा थे जिनका नाम था मंसूर हज्जाज। इनका कहना था कि क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए, और भारत पर आक्रमण करके भारत पर किस तरह का साम्राज्य स्थापित किया जाए, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा मंसूर हज्जाज का प्रयत्न था। इन्होंने क्या किया कि सन 711 ईस्वी में 2 व्यक्ति, अपने 2 सेनापति अब्दुल्ला प्लस बुंदेला, इन 2 व्यक्तियों को भेज दिया भारत। और भारत के एक जगह था, और जगह का नाम है सिंध। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर, ठीक है। तो अरब के राजा मंसूर हज्जाज ने अपने 2 व्यक्ति अब्दुल्ला और बुंदेला को भेज दिया भारत। और भारत में कहा, भारत में भेजा गया सिंध में, ठीक है। और उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। और मंसूर हज्जाज ने कहा कि जाइए और आप सभी लोग भारत पर आक्रमण करिए, और आक्रमण करके, ठीक है, एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करिए, मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। और इनका आक्रमण करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, पहला तो भाई लूटपाट था, और दूसरा क्या था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझिए हिस्ट्री, मैं आपको इतना बेहतरीन समझाऊंगा कि फिर किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे कोर्स के अंतर्गत अगर आप हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर नोटबुक भी मिलेगा, हैंड रिटन, जो हमारे थ्रू लिखा हुआ रहेगा।
तो अरब के राजा थे मंसूर हज्जाज, इन्होंने सन 711 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करवाया, दो सेनापति अब्दुल्ला और बुंदेला के थ्रू। लेकिन ये जो आक्रमण रहा ये असफल रहा, मतलब अब्दुल्ला और बुंदेला की हार हो गई और सिंध के राजा दाहिर ने जीत हासिल की, मतलब ये आक्रमण असफल रहा। तो असफल होने की वजह से इसका जिक्र बहुत सारी किताबों में, जैसे लूसेंट हो गया और भी बहुत सारी ऐसी किताबें जहां जिक्र नहीं है, लेकिन इस चीज को बेहतरीन ढंग से समझिएगा। अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, लूसेंट में दिया हुआ है कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया सिंध के राजा दाहिर पर, ठीक है। और यह आक्रमण सफल हो गया और इसमें मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई, ठीक है। 711 क्लियर हुआ। अब 711 में हार के बाद अरब के राजा मंसूर हज्जाज ने अपने एक बहुत ही वीर सेनापति मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ अब फिर से अब तुम आक्रमण करके आओ। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। कब भेजा? 712 ईस्वी में। कहाँ भेजा? सिंध भेजा। क्यों भेजा? लूटपाट करने और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव। किसके ऊपर इसने आक्रमण किया? फिर से किया, सिंध के राजा दाहिर पर। और इस बार जो है वो मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा और विजयी रहने के साथ साथ इसने भारत पर एक सफल मुस्लिम आक्रमण कर दिया, जीत भी गया और लूटपाट भी की और मुस्लिम साम्राज्य की नींव खड़ी कर दी कि भाई अब भारत के ऊपर एक मुस्लिम साम्राज्य, हालांकि उसका एरिया छोटा था, धीरे धीरे वो भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर क्या करने लगा? अपना अधिकार जमाने लगा। तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था? अरब से आया था। किसके नेतृत्व में आया था? मंसूर हज्जाज। कौन थे भाई? अरब के एक राजा थे। और कब आया? 712 ईस्वी में। कहाँ आया? सिंध आया। क्यों आया? आक्रमण करने के लिए और लूटपाट करने के लिए। किसके ऊपर आक्रमण किया? सिंध के राजा दाहिर के ऊपर। जीत हुई कि हार हुई? तो ये जीत गया और सिंध के राजा जो दाहिर थे वो हार हो गई उनकी, ठीक है। तो क्लियर है ये बिल्कुल। तो अब जो है मुस्लिम आक्रमण की मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी और मुस्लिम जो है मुस्लिमों का एक उदय कह सकते हैं हम लोग कि मुस्लिम का उदय हुआ। अब समझिएगा कि एक एक कर करके हम समझाते हैं। ये आप समझ गए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान गया आपने थोड़ा थोड़ा। ये इतिहास में नहीं देता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब एक एक कर करके जो मुस्लिम शासक आते गए उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत है, अभी तो बस ऊपर ऊपर फ्लो करवा रहे, ऊपर ऊपर आपके माइंड में डाल रहे। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जब ये लूटपाट करके भारत से फिर से अरब चला गया, तो फिर छोटे छोटे राजा आते गए, व्यापार करते गए, लूटते गए, जाते गए। लेकिन इन सबों में जो सबसे बेहतरीन रहा, जिसका उदय हुआ, समझिए एक तरह से कि भाई वो एकदम खलनायक की तरह जब वो एंट्री किया, तो इसका नाम है महमूद गजनी। महमूद गजनी नाम तो सुना ही होगा। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और भारत पर हर वर्ष आक्रमण करने का प्रयत्न किया था। और हाँ, 1025 में सोमनाथ मंदिर इसी के द्वारा लूटी गई। इसका एक और भी नाम है महमूद गजनवी। दोनों एक ही व्यक्ति है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। महमूद गजनी हो या गजनवी हो, दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है, समझिएगा। अब इसके बारे में एक एक चीज बात करते हैं। हालांकि ये था कौन? अलप्तगीन। देखिए, ये आपके लूसेंट में भी दिया होगा। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। ध्यान से सुनिएगा, अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और अलप्तगीन का एक गुलाम था जी, ठीक है। अलप्तगीन का एक गुलाम था और उस गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। क्या था? सुबुक्तगीन। और महमूद गजनी जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था। कौन? महमूद गजनी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जब हमें याद है एक एक चीज कंठस्थ, तो फिर आपको भी याद ही होगा, याद हो जाएगा। और हिस्ट्री सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, एक एक चीज समझेंगे। और ये एसएससी लेवल तक का नहीं है, उससे हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो रहा है। जैसे बच्चा बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल मेंस का देने वाला है, स्टूडेंट कोई बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, तो आप पढ़िए हिस्ट्री। मैं आपको एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा जो नॉर्मल लेवल से बिल्कुल हाई रहेगा, और इसको नॉर्मल वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जैसे एसएससी वाले, रेलवे वाले, ठीक है।
पढ़ तो हर बच्चा सकता है, लेकिन इसका अगर लेवल बढ़ाना चाहे तो बिल्कुल, जैसे पीसीएस के लिए, बीपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। ये कौन था? संस्थापक। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। और महमूद गजनी तो जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था। महमूद गजनी के बारे में बात करें तो इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, अभी पूरी क्लासेस हमने अभी तो ऊपर ऊपर समझिए, डेमो चल रहा है आपका, अभी पूरा अंदर आएंगे, एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक चीज समझेंगे। महमूद गजनी जन्म 971 में। भारत में गद्दी पर कब बैठा? गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 968। महमूद गजनी का जन्म 971 में, 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी। भारत पर सबसे बढ़िया, बेहतर, मतलब हाईलाइटेड आक्रमण 1008 ईस्वी में, हालांकि इससे भी हाईलाइटेड हो गया 1025 वाला सोमनाथ मंदिर पर। भारत पर इसने कुल कितने बार आक्रमण किए? 17 बार, ठीक है। भारत पर इसने कुल कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। इसका सबसे चर्चित आक्रमण कहेंगे सर, इसका सबसे चर्चित आक्रमण रहा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, ये गुजरात में है जी, सोमनाथ मंदिर की क्या? सोमनाथ मंदिर की लूट। आपने सुना ही होगा कि जब इसने, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो इस लूट में कितना लाख दिनार हासिल हुआ जी? कितना पैसा इसके पास आया? 20 लाख दिनार। कहिएगा सर दिनार क्या होता है? जैसे डॉलर होता है, रुपया होता है, इस तरह से टका होता है, वैसे दिनार हो गया। और इसने 50,000, जी हाँ 50,000 ब्राह्मणों की हत्या की, ठीक है, ब्राह्मणों की हत्या। इसी लूट में इसने भारत से कोहिनूर हीरा भी छीन लिया था, याद है ना आपको? कोहिनूर हीरा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये इतने में बहुत कुछ है, बस समझने वाला होना चाहिए, उस लेवल का जिस लेवल का हम समझा रहे हैं, जिस तरह का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस लेवल के आप होने चाहिए। महमूद गजनी जन्म हुआ 971 में, गद्दी पर बैठा 998 में। सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। चर्चित आक्रमण में भी नगरकोट के विरुद्ध मूर्तिवाद का जो था वो 1008 में हुआ था। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 सोमनाथ मंदिर की लूट। और हाँ, जब ये लूट कर ले जा रहा था तो एक जनजाति होती है जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब ये 20 लाख दिनार जब ये सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जा रहा था तो इसने 50,000 हिंदू ब्राह्मणों की हत्या कर दी, ठीक है। और ये जब 20 लाख दिनार जब लूट के ले जा रहा था, ठीक है, तो 20 लाख दिनार जब लूट के ले जा रहा था तो उस समय एक जनजाति थी जाटो, ठीक है। इस जनजाति ने क्या कर दिया? इसके ऊपर, महमूद गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके जब ये लूट कर ले जा रहा था, इसमें से कुछ लाख दिनार जाटों ने ले लिया। वही हो गया बात की चोर के घर में चोरी हो गया, ठीक है। तो जब ये ले जा रहा था तो ऐसा कुछ कांड हुआ कि भाई जाटो जनजाति होती है ना, बोरो, संथाली, डोगरी, इस तरह से, ठीक है। नहीं, ये तो भाषा होगी जी, नहीं, जाति जैसे गोंडा, इस तरह की जनजाति वगैरह होती है ना, छोटे मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, उस तरह के लोग होते हैं। मैंने कुछ गलत यहाँ पे बोल दिया, कोई बात नहीं। तो ये जाटो एक जनजाति थी, इन्होंने आक्रमण कर दिया 1025 में ही, मतलब लूट के जब ले जा रहा था ना तभी आक्रमण कर दिया। तो फिर अब क्या हुआ कि भाई जब इसके ऊपर, महमूद गजनी के ऊपर जाटों ने आक्रमण कर दिया तो जाटों के ऊपर भी इनका आक्रमण था। तो इसका सबसे अंतिम आक्रमण किसका? महमूद गजनी का, महमूद गजनवी का या महमूद गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। कहा कि भाई उसने सोमनाथ मंदिर में लूट कर ले जाते समय इन्होंने गजनी पे आक्रमण कर दिया, तो इसका भी कर्तव्य है कि ये भी इसके ऊपर आक्रमण करे। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? हाँ, अब देखिएगा कि भाई जब ये सब कुछ हो गया तो अब इनकी मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनी की। कब मृत्यु हुई? 1030 में। तो ये था पूरा महमूद गजनी गजनवी एक ही चीज है। इस लैंग्वेज को याद रखिएगा कि अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था और अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था।
इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल आगे बढ़े, बिल्कुल बारीकी से समझा रहे पूरे हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को खंगोलना है। और अगर आपको ये 3-4 डेमो क्लासेस आपको बेहतर लगे तो बिल्कुल भी बैच ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है, तुरंत ज्वाइन करिए। बहुत मजेदार, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास हम आपको करवाएंगे, और बहुत लंबा क्लास है, पूरा 1 साल पढ़ाएंगे हिस्ट्री। हालांकि पढ़ा तो हम 4-5 महीने में देंगे, लेकिन आपका जो बैच है वो पूरे 1 साल का रहेगा, ठीक है? आराम से उसको पढ़ते रहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? 50,000 ब्राह्मणों की हत्या। अब देखिए गजनी के बाद कौन आता है? अब गजनी के बाद आएगा, देखिए आ तो रहा है बहुत सारे मुस्लिम शासक, लेकिन उन शासकों में हम उस शासक पे मतलब उन बहुत सारे शासकों में डिस्कस सिर्फ उसके ऊपर कर रहे हैं जो हाईलाइटेड है, जिन्होंने कुछ किया है, या तो बड़े लेवल पर उसने भारत पर आक्रमण किया, जीत हासिल की, बहुत सारी चीजें, ठीक है? छोटे छोटे शासकों की क्या जरूरत है मतलब चर्चा करने की इतिहास में। अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है? मोहम्मद गौरी ये बहुत ही चर्चित नाम है, ठीक है? आपने सुना होगा किताबों में, किस्सों में, कहानियों में, सीरियल में सुना होगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी भाई, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, फर्स्ट वेटन ऑफ तराइन, सेकंड वेटन ऑफ तराइन, ये चीज हम यहाँ सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे एंट्री कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में वंश आए, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है? मुगलों का पतन हुआ। तो ये बहुत बड़ा क्लास होने वाला है आपके लिए, बस समझते चलिए। मोहम्मद गौरी, ठीक है? ये गौर प्रदेश का एक छोटे से राज्य, गौर प्रदेश का छोटा सा एक प्रदेश था गौर, उसका शासक था। अब देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहले 2 बार आक्रमण कर दिया, ठीक है? पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 में था, ठीक है? और दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1178 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया, एकदम सिंपल सा है। इसकी जीवनी जानने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि इसके द्वारा इन्होंने जो कारनामे किए हैं उसके ऊपर चर्चा करिए। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मोहम्मद गौरी ने एक पाटन गुजरात में किया था, ठीक है? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178, 2 आक्रमण बहुत चर्चित है मोहम्मद गौरी का। लेकिन इसके बाद समझिएगा इस चीज को कि इस तरह से मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा, इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है भाई मोहम्मद गौरी, ठीक है? ये है मोहम्मद गौरी, ये है पृथ्वीराज, नाम सुना होगा आपने सीरियल में, पृथ्वीराज चौहान, और ये है राजा जयचंद, ठीक है? ध्यान से समझिएगा एकदम बिल्कुल बारीकी से। अभी आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई, अभी तो डेमो ही चल रहा है। और जब डेमो हम इतना बेहतर दे सकते हैं तो सोचो कि जब इसके अंदर हम एक एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे तो कितना मजा आएगा। समझिए इस चीज को कि लगभग 1990 के दशक में, 1190 के दशक में ये दोनों हिंदू राजा, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, ये दोनों हिंदू राजा और ये मुस्लिम राजा, आपको पता ही है क्योंकि ये मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालकर गया था 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य। तो ये उसी की पीढ़ी है, एक एक कर करके जो हाईलाइटेड शासक हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति थे राजा जयचंद, इन्होंने क्या कर दिया कि मोहम्मद गौरी को खुली चेतावनी दे दी युद्ध के लिए कि आइए और आप आकर हमसे युद्ध करिए। ये हिंदू राजा, ये भी हिंदू राजा और ये मुस्लिम राजा, इन्होंने, राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को खुला चेतावनी दिया कि भाई आओ जरा आकर 2-2 हाथ कर लेते हैं, फरिया लेते हैं आपसे। तो आप देखिए समझिएगा इस चीज को, कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताना चाहें कि इन दोनों में मित्रता थी। दोनों हिंदू राजा हैं तो इन दोनों में मित्रता थी। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो अब जब सामने से इनविटेशन मिला है तो एक बार लड़ ही लेते हैं। तो अब समझिएगा इस चीज को कि जब सामने से राजा जयचंद ने खुली चुनौती दे दी तो मोहम्मद गौरी के जाने के क्रम में ये सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान आता है। सिंपल मतलब जो एरिया है, एरिया वाइज कि भाई आप जब आपको मोहम्मद राजा जयचंद से युद्ध करना है तो बीच में कौन मिलेगा? पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य मिलेगा। ये बीच से गुजर के ही जाना है आपको, डायरेक्ट आप वहां नहीं पहुंच सकते, जो रास्ता है जाने का। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो जब इसने इनविटेशन दे ही दिया युद्ध का तो पहले इससे 2-2 हाथ कर लेते हैं।
क्योंकि बीच में मिलेगा ना, अब यहां से गुजरिएगा कैसे, और ये दोनों मित्र हैं, ये तो आपको जाने देगा नहीं वहां। तो पहले क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और ये आक्रमण 1191 ईस्वी में किया गया, और इसी को कहते हैं, ये तराइन नामक युद्ध पर ये युद्ध हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं तराइन की पहली लड़ाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, या तराइन की पहली लड़ाई या तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई, 1191। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वीराज चौहान को हिंदुओं का बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि भाई ये अकेला मुस्लिम शासक था, और यहाँ राजा जयचंद ने सपोर्ट कर दिया, और जितने भी मुस्लिम हिंदू राष्ट्रवाद के जितने भी जितने भी हिंदू थे हमारे राजा, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट कर दिया, और पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट कर दिया तो जो तराइन का पहला युद्ध था, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और पृथ्वीराज चौहान को पूरे सभी हिंदुओं का सपोर्ट मिलने की वजह से इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। तो इसी कारण से आपने सुना होगा कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। अब देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, ऐसे लिख दीजिए, तराइन का दूसरा युद्ध। अब देखिए समझिए इस चीज को, तराइन का दूसरा युद्ध है ये। अब हुआ क्या कि जब 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया, तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब ये दोबारा हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन इसने जस्ट एक साल बाद 1192 में बिना बोले डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर दिया, और ये फिर से तराइन नामक जगह पे हुआ, और पृथ्वीराज चौहान को संभलने का मौका नहीं मिला, एकत्रित होने का मौका नहीं दिया, और डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से, या तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जो फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। लेकिन इस बार रिजल्ट चेंज हो गया भाई, क्योंकि गौरी को पृथ्वीराज चौहान को कुछ संभलने का मौका नहीं मिला, और इसमें जो है वो गौरी विजयी हो गया। और अब बारी आई, अब ये रास्ता क्लीन हो गया, अब ये रास्ता क्लीन हो गया। अब मोहम्मद गौरी बोला कि बाहर है, अब तुमसे भी दो दो हाथ कर ही लेते हैं। और यही युद्ध इतिहास में किस युद्ध के नाम से प्रचलित हुआ, चंदावर का युद्ध, क्योंकि चंदावर नामक जगह पे हुआ था। तो ये चंदावर का युद्ध कब, 1194 में राजा मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें फिर से गौरी जो है वो विजयी रहा जी, ठीक है। और इसको किस नाम से हम कहेंगे, चंदावर का युद्ध। कब हुआ, 1194 में। ये तीनों युद्ध इतिहास में बड़ा प्रचलित है, आपने सुना होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको जो सही लगे। तुरंत हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब जो है मोहम्मद गौरी ने दो युद्ध जीता लगातार, पहला तराइन की दूसरी लड़ाई और दूसरा चंदावर का युद्ध। अब इन दोनों युद्धों को लड़ने के बाद गौरी जो है वो अपने साम्राज्य अरब चला गया। वो तुर्क जहां से आया था, अरब से आया था, वो अरब चला गया, ठीक है। और जब ये अरब गया तो भाई इतना संपत्ति इंडिया से लूट कर गया, भारत से, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी धन दौलत और इतनी संपत्ति इतना धन दौलत और इतनी संपत्ति इसने भारत से लूटा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और ये लूट कर जब ले जाने लगा तो सिंपल सी बात है भाई, भारत में भी तो किसी को रहना चाहिए ना, साम्राज्य को चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था इंडिया में। तो इसने, ठीक है, अपने एक गुलाम, ठीक है, अपने एक सेनापति, अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा आपने।
अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के साम्राज्य का पूरा डाटा सौंप दिया, मतलब पूरी जिम्मेदारी किसको दे दिया, मोहम्मद गौरी ने पूरी जिम्मेदारी किसको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये फिर से चला गया अपने गौर प्रदेश, चला गया अपना अपना समझिए अपना साम्राज्य में, अपने अपने देश में चला गया ये। और अब जो है वो पूरा भारतवर्ष जो है, या सीधे सीधे कहिए कि गौरी का जहां जहां साम्राज्य था, उस साम्राज्य को इंडिया में कौन देख रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हुआ क्या कि 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कौन था, गुलाम था। अच्छा, गुलाम किसको कहते हैं इतिहास में, देखिएगा। गुलाम ऐसा नहीं कि वो बेड़ियों में जकड़ के रखने वाला को गुलाम कहा जाता है। गुलाम जैसे मान लीजिए कि एक राजा ने दूसरे राजे पे आक्रमण किया, मान लीजिए दूसरा राजा हार गया और पहला जीत गया, तो दूसरा राजा का जितना भी संपत्ति था, या दूसरा राजा में जितने भी सैनिक बचे हुए जिंदा, वो अब पहले वाले के अधीन हो गए। तो वो जो पहला, जो दूसरे कि मतलब मान लीजिए 500 सैनिक अभी बचे हुए हैं जिंदा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और आपका राजा हार गया, तो आप इसके अंतर्गत आइएगा ना। तो आज से आप जो है वो उस राजा के गुलाम हो गए। ठीक है, तो गुलाम ऐसे कहते हैं। गुलाम का मतलब ये नहीं कि बेड़ियों में जकड़ा हो रहना। ठीक है, अगर कोई सेनापति किसी का राजा मर जाए और सेनापति वो बोलते हैं ना आत्मसमर्पण कर दे, तो आप उसके अधीन हो गए, गुलाम हो गए उसके अंतर्गत। तो गुलाम ऐसे होता है। तो 1206 में कौन मर गया, मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी। अब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि चलो भाई अब गौरी मर ही गया और हम गौरी के गुलाम हैं, इसलिए एक वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम रखा गया गुलाम वंश। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान से सुनिएगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश क्यों रखा, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी के अधीन था। और गौरी ने इसको पूरा साम्राज्य दे दिया कि चलो भाई तुम इंडिया को संभालो, भारत में जितना भी साम्राज्य है उस पर संपूर्ण रूप से तुम इसको चलाओ। और इसने क्या कर दिया कि भाई अपने, ये जब गौरी का गुलाम ही था तो इसने एक वंश की स्थापना कर दी, गुलाम वंश। संस्थापक मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो गुलाम वंश जब से शुरू हुआ, वहां से एक सल्तनत की शुरुआत होगी, सल्तनत पूरा कारवा चलने लगा और उस सल्तनत का नाम रखा गया दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था उसके अंतर्गत किया, मतलब उसके द्वारा किया गया। आगे बढ़े। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, और वो सल्तनत है कौन सा जी, दिल्ली सल्तनत। अब इसके बारे में डिस्कस करिए। उसके बाद जैसे ही दिल्ली सल्तनत का समापन होगा, हम एक मुगल साम्राज्य की नींव डाल देंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देंगे। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। चलिए शुरू करें। अब समझ में आया कि ये गुलाम वंश कहां से आया। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। अच्छा, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, इसकी शुरुआत 1206 से, क्योंकि हमने बोला ना गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ 1206 से आपका होगा 1526। जी हाँ, अब इतने पर डिस्कस करते हैं। 700 अगर इस तरह की वीडियो, इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर आप लाइक नहीं करते और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं डालते अपने नाम के साथ, तो फिर बेकार है कि इतना सारा कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चले आगे बढ़े। एक बार देख लीजिए कि पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है सबको। चलो, दिल्ली सल्तनत 5 वंशों का उदय हुआ और ये 1206 से 1526 तक चलेंगे। पहले 711 से 1206 तक ऑलरेडी हम आ चुके हैं, अब हम चलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश की स्थापना हुई, मतलब पांच वंशों का उदय हुआ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश, और आखिरी लोदी वंश। अच्छा, अगर आपसे एक डायरेक्ट छोटा सा सवाल पूछे कि बताओ सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? लोधी वंश। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? अगर पूछ दे तो भूलना नहीं है। सबसे शक्तिशाली इन पांचों में लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। अगर ये चीज मुझे बिल्कुल याद है, हर चीज याद है, तो आप समझदार हैं मुझसे ज्यादा। नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अच्छा, अगर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है तो एक बैच हमने लॉन्च कर रखा है, मक्खन बैच। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ध्यान से सुनिएगा एकदम। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। हमारी फोटो भी लगी है, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। साइन इन करना बहुत आसान है। साइन इन करने के बाद आप पेड कोर्स में जाइएगा। पेड कोर्स जाने के बाद कॉम्पिटेटिव में जाइएगा। ध्यान से सुनते रहिए। साइन इन करने के बाद पेड कोर्स में जाइएगा, कॉम्पिटेटिव में जाइएगा। वहाँ पर 2-3 बैच है, हिस्ट्री का भी बैच है, आप देख ही रहे होंगे, जैसा कि रीजनिंग का बैच है, और एक बैच है मक्खन बैच, जिसमें मैथ और रीजनिंग की पूरी तैयारी है। पूरा 1 साल का ये बैच है और अभी नया ही है, ज़्यादा पुराना बैच नहीं, आप ले सकते हैं। जो क्लास हो गया वो रिकॉर्डेड मिलेगा, जो आगे हो रहा है वो लाइव रहेगा। और बहुत बहुत बच्चे इस बैच के अंतर्गत हैं, और क्योंकि इसमें 1 साल तक पढ़ाएंगे ना, वो भी लाइव। और फीस देख लीजिए, 50% के डिस्काउंट के साथ आपको फीस शायद 499 में पूरा 1 साल मैथ और रीजनिंग कंप्लीट लीजिए। काहे ऑफलाइन ऑनलाइन इधर उधर करिएगा, आराम से मक्खन बैच लीजिए, ठीक है? तो गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, ठीक है? बीच में फिर तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है, तो इस कारण से 12-14 साल गैप हो जाता है। ये हम उस पर जब डीपली पढ़ेंगे तो बताएंगे। सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, पहला सवाल कि सबसे शक्तिशाली वंश, इन पांचों में सबसे शक्तिशाली वंश, कि भाई सबसे ताकतवर कौन था? सबसे शक्तिशाली वंश लोधी वंश, ठीक है? दूसरा कि सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश, लंबे समय तक गुलाम वंश, ठीक है? ये 2 प्रश्न इतिहास में कई बार पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर का उठाकर देखा है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली वंश कौन था? तो भाई लोधी वंश। और सबसे लंबे समय तक, जिसकी अवधि सबसे लंबी हो, 84 साल तक गुलाम वंश ने शासन किया है। और मेरे हिसाब से देख लीजिए, अभी तक कोई नहीं है, नहीं है ना? हाँ, 84 साल। कोई दिक्कत? ये 78 है, 84 है, ऐसा करके। तो सबसे शक्तिशाली लोधी वंश और सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश गुलाम वंश। अब देखिए, एक एक चीज समझिएगा कि गुलाम वंश में एक ट्रिक हम बताते हैं आपको, और ये ट्रिक कुछ इस तरह से रहेगा। पहले मैं संस्थापक लिख देता हूँ। गुलाम वंश के संस्थापक थे, आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के अंतिम राजा शमसुद्दीन कैमूर, ठीक है? गुलाम वंश के अंतिम राजा शमसुद्दीन में। खिलजी वंश, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, ये संस्थापक थे भाई, ठीक है? अंतिम राजा थे, नाम सुना होगा आपने, मुबारक खिलजी, ठीक है? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये संस्थापक थे। और लास्ट में थे FST फिरोज शाह तुगलक, अंतिम शासक, ठीक है? FST, ठीक है? बीच में आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। फिर सैयद वंश के संस्थापक हिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। चलिए, तो अच्छा, अंतिम शासक सिकंदर लोधी।
ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए प्रारंभ और अंतिम दोनों कर दिया। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट से संस्थापक छोड़ दिया। गुल, इसमें ट्रिक आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रिक कुछ इस तरह से रहेगा, गुल खिले तो गुल खिले तो सैयद लोदी। समझिए इस चीज को, गुल खिले तो सैयद लोदी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। गुल खिले तो सैयद लोदी। देखिए जब मुझे याद है, मैं बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूँ कि गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। समझिए इस चीज को, मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ, हालांकि ये बहुत लंबा क्लास है। आप एक वंश के ऊपर कम से कम 2 क्लासेस होगी, कम से कम एक तो कंफर्म है, ऐसे 2 भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझिए इस चीज को, गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कब गद्दी पर बैठा? 1206। देखिए आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सुना था, किसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी? ध्यान से सुनिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गद्दी पर कब बैठा? 1206। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। जो बच्चा बेहतर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है वही इस वीडियो को लास्ट तक दे सकता है, वरना आपके बस की बात नहीं है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गद्दी पर कब बैठा? 1206। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और आपने ये भी सुना होगा कि इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। हालांकि लाहौर अभी पाकिस्तान में चल गया, लेकिन उस समय इंडिया और पाकिस्तान सब एक ही थे ना, नेपाल, बंगाल सब तो एक ही था। तो अब इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन याद रखिएगा कि 1211 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान को अभी वर्तमान में नाम बोला जाता है पोलो। पोलो में होता क्या है कि घोड़े पर बैठकर ऐसे किक मारना होता है, एक छोटे से गेंद को ऐसे करके किक मारा जाता है। आपने देखा होगा कभी टीवी सीरियल में, कभी मूवी वगैरह में, कि घोड़े पर एक व्यक्ति आया, दौड़े दौड़े आया और उसने हिक करके ऐसे मार दिया, उसको बोलते हैं चौगान, पोलो। तो ये बड़ा शौकीन था कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलने का, लेकिन अंततः फाइनली 1211 में, यानी गुलाम वंश की स्थापना के 5 वर्ष बाद, ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए जब इसकी मृत्यु हुई, राजधानी कहाँ बनाया था इसने? लाहौर। अगला आया, इसका एक सेनापति था और इसका दामाद भी था, गुलाम भी था और दामाद भी था। सेनापति ने गुलाम और दामाद, नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा, ऐसे बैठा तो आराम सा ही था, लेकिन उसको तुरंत गद्दी पर से हटा दिया गया 8-10 महीने के बाद। लेकिन फाइनली मेन रूप से गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान, आपने सुना होगा, और इल्तुतमिश इतिहास में अल्तमश के नाम से जाना जाता था। ये दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का और अल्तमश के नाम से बहुत ही फेमस था। आपने एक वर्ड सुना होगा, तुर्कान ए चिहलगानी। 40 गुलाम सरदारों का एक समूह था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। कौन सा जी? तुर्कान ए चिहलगानी। स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का अन्य नाम अल्तमश, ठीक है। और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1211 के आसपास, हाँ 11 में ही बैठा था, और ये 1236 तक गद्दी पर रहा, लगभग 25-26 साल ये गद्दी पर रहा। इसकी सबसे पहली खासियत बताते हैं हम आपको, किसने अपनी राजधानी जो लाहौर था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी, इसने राजधानी को उठाकर दिल्ली कर दिया। तो पूछा जाता है हिस्ट्री में एक बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न कि वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दिया, मतलब लाहौर से हटाकर दिल्ली ला दिया। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश, और कभी कभी ऑप्शन में अल्तमश भी देता है, तो इस चीज को गलत मत समझिएगा। इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। जब 1236 में गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो इसका बेटा जो सौतेला बेटा था वो गद्दी पर बैठा थोड़े समय, फिर इसको हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया गया और 2-4 साल रजिया भी गद्दी पर रही। आपने सुना होगा कि भाई पहले चोगा और कागा होता था, मतलब वैसे पर्दा प्रथा, और मतलब औरतें जो है वो सर ढक कर आती थी। चोगा और कागा उसको बोलते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में बोला जाता है, मुझे इतना नॉलेज है नहीं इसके बारे में। तो अपने इतिहास में सुना होगा कि चोगा और कागा खोलकर, नहीं ऐसे पर्दा प्रथा को त्याग कर, चोगा मतलब टोपी और ऐसे करके जो भी हो, टोपी वगैरह लगाकर खुले मुंह, मतलब पर्दा प्रथा को त्याग, पहले मुस्लिम अभी भी मुस्लिम संप्रदाय में पर्दा प्रथा है, तो सर्वप्रथम पर्दा प्रथा को त्याग करके
मुस्लिम संप्रदाय में रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठी, पहली पूरे दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसने चोगा और कागा पहनकर, टोपी वगैरह ये सब पहनकर, ठीक है, और खुले मुंह पर्दा प्रथा को त्याग करके खुले मुंह दरबार में आने लगी। और इसने ये जो गद्दी पर बैठी कुछ साल 2-4 साल गद्दी पर रही। तुर्क अमीरों ने फिर इसका साथ छोड़ दिया। फिर इसको थट्टा के पास मुबारक शाह के द्वारा इसकी हत्या करा दी गई, ठीक है, लगभग 1240 के आसपास। फिर आपने फिर धीरे धीरे हिस्ट्री ऐसे ही चलते गया। फिर एक शासक आया था बलबन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इतिहास में चलते रहा और गुलाम वंश लगभग 1290 तक चला। गुलाम के पास खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी 1290 में। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने थट्टा के आसपास, नहीं 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। ये चचेरा भाई था अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 से लगभग 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ों पर मतलब उसने अपने सल्तनत में क्या कर दिया था कि चोरी चमारी कम करवा दिया और मुहर मरवा दिया था। जैसे आप दिल खिलजी वंश के अंतर्गत है तो आपके पीठ के ऊपर एक मुहर लगा दिया, घोड़ा दागने का, घोड़ों पर नंबरिंग करवा दिया गया, मुहर लगवा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ पाए। तो घोड़ा दागने की प्रथा, व्यक्तियों की हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन, ये ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करने की प्रथा का प्रचलन, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कई सारे नहरों का निर्माण जलालुद्दीन ने भी किया था, कई सारे नहरों का निर्माण अलाउद्दीन ने किया। 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी तो एक शासक आया जिसका नाम बड़ा चर्चित है, मुबारक खिलजी। इसे ये थोड़ा रंगीला, ठीक है, जो आपने मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें ना, ये उसी टाइप का था मुबारक खिलजी, ठीक है। 1316 से 1320 तक रहा, फिर मुबारक खिलजी की मृत्यु होगी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 1320 से 25 तक तुगलक रहा, गयासुद्दीन तुगलक। 1325 में MBT आया, नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद बिन तुगलक, नाम तो सुना ही है। कभी कभी आमतौर पर लोग जिक्र करते हैं कि तुगलक है क्या, अगर कोई अटपटा सा बात बोल दे तो बोला जाता है कि तुगलक हो क्या तुम। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। 1325 के बाद FST फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आया और फिरोज शाह तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसके पास जो सबसे शिक्षित शासकों में से एक था। FST नाम तो सुना ही होगा आपने, फिरोज शाह तुगलक। 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर बैठा और इसने पूरे इतिहास में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसको लोग अभी तक याद करते हैं। अभी जब तुगलक के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा, अभी देखिए मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो बस ऊपर ऊपर बाउंस करवा रहे हैं आपको, अभी बस बता रहे कि हाँ ये व्यक्ति है, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं। इतने जो मैं बोल रहा हूँ इतने में तो आपका ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा, UPSC और BPSC के तो बहुत दूर की बात है। PCS वगैरह के बारे में सोच रहे हो, पटवारी वगैरह के बारे में, तो बहुत दूर की बात है। इससे तो आपका छोटा छोटा एग्जाम भी नहीं निकला, क्योंकि अभी तो बस जानकारी दे रहे हैं, पढ़ाया नहीं मैंने कुछ अभी। तो MBT 1325 में गद्दी पर बैठा, इसने पूरे इतिहास को बदल दिया। इसकी सोच जो है वो 100 साल आगे चलती थी। जैसे मान लो कि किसी शहर में सही ढंग से पानी की व्यवस्था नहीं, सही ढंग से बिजली की व्यवस्था नहीं, और उस शहर में हम कह दे कि भाई अगले साल हम मेट्रो लगवा देंगे, मेट्रो बनवा देंगे, तो कहेगा ना कि पगला सनकी शासक है, तो लोग उसको पागल, दिवालिया, ठीक है, ना समझ, इस तरह से इसको मतलब बड़े बड़े नाम, रक्त पिपासु वगैरह, पता नहीं क्या क्या इसको बोला गया था, जैसे औरंगजेब को बोला गया था उसी तरह से। जब इसकी मृत्यु 1351 में थट्टा के पास हो गई, ठीक है, 1351 में, तो लोगों ने, आम जनता ने कहा कि भाई इससे हमें मुक्ति मिली और हमें इससे मुक्ति मिल गई अंततः, कि भाई वो भी हमसे परेशान था क्योंकि हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे, और हम भी उससे परेशान थे क्योंकि उसके कारनामे समझ नहीं आते। लोग गहना को श्रृंगार बनाकर पहनते थे, MBT ने क्या कर दिया, उसने सोने के सिक्के का प्रचलन करवा दिया। अब बताइए कौन गहने की वैल्यू समझेगा, कहेगा तो सिक्का भी इसी का होता है और आपने पहना भी उसे। इस कारण से जो श्रृंगार है, जो गहना है, जो स्वर्ण आभूषण थे, उसकी रेपुटेशन, उसकी वैल्यू नीचे गिर गई, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कार्य किया है, आप देखेंगे जब इसके बारे में, ठीक है, MBT के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, ठीक है। तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश क्लियर हो गया। लास्ट में गयासुद्दीन तुगलक रहा शासक में, और उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण वगैरह हुआ 1398 में, वो हम बताएंगे आपको धीरे धीरे।
सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां 1451 से 1451 तक रहा। अब आ जाइए सीधे सीधे लोधी वंश, ये सबसे शक्तिशाली वंश था पूरे दिल्ली सल्तनत का। सबसे लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। देखिए यहाँ की जनता, लोधी वंश के जो जनता थी, इस शासक को कोई कोई बहलोल लोधी भी बोल लेता था, कोई कोई इसको बकलोल लोधी भी कहता था। ठीक है, बहलोल लोधी भी कह लेता था, बकलोल लोधी भी कह लेता था। अब देखिए बकलोल इसको क्यों बोलता था, क्योंकि इसकी सोच थोड़ी अलग थी। इसने 8 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था। गुलाम मतलब समझिए इसके संरक्षक, इसके करीबी लोग जो इसको हमेशा सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या करता था कि जब उसके गुलाम खड़ा होते थे तो गुलाम के साथ साथ खुद भी खड़ा हो जाता था उसकी गुलाम देने के लिए। अच्छा, आपने एक सुना होगा सिजदा और पैबोश। सिजदा और पैबोश में क्या होता था, जब आप बलबन के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक गुलाम वंश में बलबन 1266 में गद्दी पर बैठा था और 1286 तक रहा था बलबन। तो उन्होंने सिजदा और पैबोश किया था कि भाई राजा के दरबार में अगर कोई बड़ा व्यक्ति आए तो राजा के हाथ को चूमकर और उसके पैरों को चूमकर उन्हें सम्मान देना होता है। उसको बोलते हैं सिजदा, पैबोस मतलब पैर, सिजदा और पैबोस यानी पैर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अभी जब मैंने बता रहा था कि तुर्कान चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की और समाप्त बलबन ने कर दिया। जो जो कार्य इल्तुतमिश ने किया सभी कामों को खत्म कर दिया बलबन ने। अच्छा, बलबन का एक दामाद था जो 1246 में गुलाम वंश में गद्दी पर बैठा था, मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे, नासिरुद्दीन महमूद। आपने सुना होगा, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक नासिरुद्दीन महमूद, जो बलबन का दामाद था, फिर भी बलबन ने इसको अपनी पूरी संपत्ति दे दी कि भाई आप चलाओ पूरे शासन को। लेकिन बलबन की जगह पर ये खुद नहीं बैठता था, बलबन का खड़ा मतलब जूता होता है वो गद्दी पर रखकर ये बगल वाली गद्दी पर बैठता था, क्योंकि इसका कहना था कि जो चीज हमारा नहीं है हम उस पर अपना अधिकार क्यों दे। एक राजा होने के बावजूद भी टोपी सीकर, ठीक है, अपना जीवन निर्वाह करता था। कुरान की कृतियां, छोटे छोटे टॉपिक्स लिखकर ये बेचकर अपना जीवन निर्वाह, मतलब दूसरे के, सोचो राजा होने के बाद भी टोपी सीकर ये बेचता था, तब ये अपने जीवन का निर्वाह करता था। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहलोल लोधी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये बहलोल लोधी को बकलोल लोधी बोलते थे क्योंकि सरदार के खड़ा होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर बैठा सिकंदर लोधी। आपने सुना होगा आगरा शहर की स्थापना। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी। और इसी आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा कर दी गई। अभी बहुत लंबा क्लास करना है, बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे। सीधे सीधे समझिएगा कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा कर दी थी। और सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर सबसे लास्ट में बैठ, एक सेकंड, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है जी, मुझे भी लग रहा था कि ये गलती है क्या। हाँ, ये सिकंदर लोधी अंतिम शासक नहीं था जी, अंतिम शासक था इब्राहिम शाह लोधी। ठीक है, इब्राहिम शाह, माइनर मिस्टेक, कोई बात नहीं, होता है। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश में बीच में सिकंदर लोधी है जिसने आगरा शहर की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत में ये जो ये जो लोधी वंश था ये बहुत शक्तिशाली था जी, बहुत शक्तिशाली। ठीक है, ये वंश चाहता तो अभी और लंबा खिंचाता, लोधी वंश के बाद फिर कोई वंश का उदय। लेकिन इब्राहिम शाह लोधी ने क्या कर दिया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबर, नाम सुना होगा आपने। इसको इन्होंने क्या कर दिया कि भाई युद्ध की, मतलब क्या उसको बोलते हैं, युद्ध के लिए ललकार दिया इब्राहिम शाह लोधी ने कि भाई हम लोधी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा है इब्राहिम शाह लोधी, और ये बाबर वगैरह क्या है, आ जाए एक बार फरिया लेते हैं, 2-2 हाथ हो जाएगा। तो इसने इब्राहिम शाह लोधी ने बाबर को युद्ध के लिए न्योता दे दिया। और ध्यान से सुनिए, आपने प्राचीन काल में सुना होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी इब्राहिम शाह लोधी और बाबर के थ्रू, इब्राहिम शाह लोधी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम शाह लोधी को हरा दिया। सुना है आपने नाम? बिल्कुल सुना होगा। तो यहीं से जब इब्राहिम शाह लोधी, जो दिल्ली लोधी वंश का अंतिम राजा होगा, इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद लोधी वंश खत्म। और जैसे ही लोधी वंश खत्म हुआ, समझिए दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया। और अब मुगलों का आगमन हो गया, क्योंकि बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। और मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक
बाबर थे जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। देखिए अभी मैं मुगल साम्राज्य के बारे में इस क्लास में तो नहीं करवा सकता क्योंकि वो भी 1-1.5 घंटे की क्लास है। सोचो एक क्लास में आज दिल्ली सल्तनत सिर्फ खत्म हो पाया। बाबर के बारे में मैं ऐसे ही बस सीरियल वाइज बता देता हूँ कि बाबर गद्दी पर बैठा 1526 से लेकर 1530 तक। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। 1530 से 1540 तक गद्दी पर रहा। फिर इसको जो है आपने 1540 के बाद फिर आपने आप एक नाम सुना होगा, बिहार के बहुत ही लोकप्रिय शासक थे शेरशाह सूरी, सूरवंश के संस्थापक। तो बीच में लड़ाई होगी भाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। जो बाबर का बेटा हुमायूं था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई होगी। सासाराम में उनका मकबरा है जी, अभी इधर रोहतास तरफ जब जाएंगे तो आप बिहार में जब कभी आइए, बोध गया के बाद आएगा आपका 1-1.5 घंटे का रास्ता है, सासाराम रोहतास, ठीक है। तो सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे और ये हिंदू राजा थे, ठीक है, नहीं हिंदू नहीं मतलब भारतीय राजा थे, माफी चाहेंगे। तो बीच में लड़ाई होगी। तो लड़ाई होने के बाद ये जो हुमायूं था वो चला गया सिंध छोड़ के, सॉरी ये दिल्ली छोड़कर, आई मीन मुगल साम्राज्य छोड़कर वो चला गया उधर सिंध में रहने के लिए। 1540 से लेकर 1555 15 साल तक ये सिंध में ही रहा। उधर ही बाबर हुमायूं का बेटा अकबर, पहले मैं एक बार एक सीरियल बाज, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बेटा हुमायूं 1540 से 1530 से 40 और फिर 55 से 56, ऐसे इनकी साम्राज्य था। हुमायूं का बेटा अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अशिक्षित शासक लेकिन गुण बहुत था इसके अंदर। जन्म 1541, ठीक है, नगरकोट के विरुद्ध, नगरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ, ठीक है। तो 1541 में तो बाबर 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 40, उसके बाद एक बीच में आया था 1555 से 56, क्योंकि फिर सूर साम्राज्य की स्थापना सूर ने इनको भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन फिर से ये वापस आ गए। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है, 56 में गद्दी पर बैठता है अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का बेटा शाहजहां, सलीम जिसको बोलते हैं, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहा सलीम, सॉरी अकबर। अकबर के बाद आया सलीम, उसका बेटा था जो गद्दी पर रहा 1605 से 1627। नशेड़ी था, एक नंबर का जुआड़ी जो भी बोल सकते हैं। अफीम की खेती के लिए इसी ने सलीम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी, क्योंकि उसने अफीम की खेती के लिए प्रलोभन दे दिया था। सलीम का बेटा आपने सुना होगा शाहजहां, खुर्रम, इसी का नाम था खुर्रम, जिसने ताजमहल बनाया था। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम, सलीम का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा वही खुराफाती औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में होगी। तो मुगल साम्राज्य का एक छोटा सा पतन हो गया, लेकिन उत्तरकालीन मुगल भारत अभी स्टार्ट है। तो इस तरह से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, वही सलीम एक ही हुआ, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य खत्म अभी। लेकिन एक छोटा सा एरिया बचा हुआ है उत्तरकालीन मुगल भारत, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में बहुत बेहतर रहेगा, आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, बिल्कुल भी सोचिए नहीं, तुरंत ज्वाइन करिए, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, ओके।